Good morning, students. Today we will discuss about the mutual induction of two long coaxial solenoids. Important topic. देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अबाउट द सेल्फ इंडक्शन किया था, और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है मैं थोड़ा फिर रिव्यू दे दूँ आपको। अगर सपोज कीजिए किसी कोई एक कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड जैसी एक कॉइल के अंदर अगर हम वेरिंग करंट पास करें, यानी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो उस कॉइल के अंदर ही अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ सेटअप हो जाती है, और वो अपोजिंग ईएमएफ क्या करती है, उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। वो अपोजिंग ईएमएफ उस वेरिंग करंट का अपोज करती है, यानी अगर करंट इंक्रीजिंग है तो उसको घटाने की कोशिश करती है, और अगर करंट डिक्रीजिंग है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। दैट फिनोमिना इज द सेल्फ इंडक्शन। यानी सेल्फ इंडक्शन में एक सिंगल कॉइल के अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ का सेटअप होना, वो सेल्फ इंडक्शन था। एल से रिप्रेजेंट करते थे, और जो हमारे पास रिलेशन था वो फाई के लिए जो रिलेशन था, फाई इक्वल्स टू एल आई, जो वहाँ पे आपने पढ़ा था, और उसके अकॉर्डिंगली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ प्रोड्यूस हो रही थी वहाँ ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने एक सिंगल सोलेनॉइड की वजह से एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्शन हो सकता था उसके लिए एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो। आज अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन की वैसे जनरल टर्म्स तो जनरल बातें तो हमने लास्ट टाइम की थी, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, क्या चीज़ें ज़रूरी है इसके लिए कम से कम दो कॉइल्स का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं और एक में करंट वेरी करें तो दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा, और दूसरे में फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो दूसरी कॉइल में प्रोड्यूस होगी। ये चीज़ हम किस में देखेंगे, दैट विल बी इन द म्यूचुअल इंडक्शन। यानी म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर दो कॉइल्स का होना जरूरी है, एक की वजह से दूसरे में बनना। ठीक है, अच्छा, अब आज हमें जो करना है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो डिस्कशन का पार्ट होने जा रहा है, दैट विल बी अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, देखिए सोलेनॉइड से तो आप फेमिलियर है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकालना है फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। पहले तो हमें समझना होगा ये कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का मतलब क्या है। कोएक्सियल का मतलब है हैविंग द कॉमन एक्सिस। ऐसे सोलेनॉइड्स जिनकी एक्सिस कॉमन हो उनको हम क्या बोल देंगे, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाई हुई है, इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर कंसीडर किया है। यहाँ आपने सिलेंडर कंसीडर किया, और उस सिलेंडर के ऊपर ही आपने एक छोटी कॉइल बनाई है जिसको मैंने सोलेनॉइड S1 से लिखा है, जिसमें करंट I1 दिखाया। ठीक है, उसी तरीके से एक बड़ा सिलेंडर उसी के ऊपर हैविंग द कॉमन एक्सिस, हैविंग रेडियस R2, इनर की रेडियस R1 थी, बाहर की रेडियस कितनी है R2। हमने इसमें जो एक कॉइल इसमें फिर बाइंड अप की है, जो कि आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं, जिसमें करंट हमने I2 पास किया है, और ये कॉइल हमारी कौन सी है, कॉइल इज S2। सोलेनॉइड कौन सा है, S2, हैविंग रेडियस R2। ठीक है, तो देखो ये कॉइल जो है एक के ऊपर एक बनी हुई, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, पहले हमने एक कॉइल ऐसे बांधी, ठीक है, फिर थोड़ा सा बड़ी कॉइल एक दूसरी डायरेक्शन से हमने ऐसे बांधी, यानी एक के ऊपर एक हमने कॉइल वाइंड अप की है हैविंग द कॉमन एक्सिस। ठीक है, लेकिन दोनों का जो रेडियस है कॉइल का वो अलग अलग है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा, सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कितने लिए हैं। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं पता तो हम इसको नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम में। तो हमने माना कि अगर जो इनर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड S1 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, और सोलेनॉइड S2 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, तो N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आपके कि हम करने क्या जा रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम सोलेनॉइड S2 में करंट पास करेंगे। ठीक है, व्हेन करंट I flows through solenoid S2, when current I flows through solenoid S2, when current I flows through S2,
देखो भाई S2 सोलेनॉइड से जब करंट पास करोगे तो उस हम जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जब करंट पास किया जाता है तो सोलेनॉइड के अंदर क्या चेंज होता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सेटअप होगा, वो क्या होगा, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो एन कितना आएगा, N2, और आई की जगह कितना आएगा, I2, क्योंकि हमने I2 करंट पास किया, व्हेन करंट I2 फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये क्या लिखा आपने, V2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I2। ठीक है, ये क्या हुआ, दिस अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस बिगर सोलेनॉइड S2। अब जब सोलेनॉइड S2 से हमने वेरिंग करंट पास किया है तो इसके अंदर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, और जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो छोटे सोलेनॉइड से ही पास होंगी, क्योंकि छोटा सोलेनॉइड उसी के अंदर है। ठीक है, तो छोटे सोलेनॉइड से जो लिंक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, तो फ्लक्स लिंक विद सोलेनॉइड S1। ठीक है, फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड S1। अब S1 सोलेनॉइड से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, ∅1 होता क्या है, B डॉट है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप B2 लेंगे और एरिया आप लेंगे। ठीक है, एरिया ये किसका, सोलेनॉइड S1 का। ठीक है, मान लीजिए आप चाहें तो इसको A1 लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में जब हम टोटल फ्लक्स लिखेंगे तो हमको सोलेनॉइड S1 के अंदर कितने टर्न्स हैं इसका भी ध्यान रखना होगा। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड S1 भी कितने, N1। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और देख लेते हैं कि जब N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीपल है, दैट इज इक्वल टू N1 ओवर S। ठीक है, इसी तरीके से N2 अगर हम स्मॉल n2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल N2 ओवर। यहाँ से हम N1 कितना लिख सकते हैं, N1 स्मॉल n1 n2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, so this is the total flux linked to the solenoid, a smaller solenoid S1। ठीक है, अब V2 हमारे पास है, वैल्यू लगा दीजिए, और N1 V2 की जगह वैल्यू ऊपर से लगा सकते हैं, म्यू नॉट N2 I2 इनटू A1। A1 मींस स्मॉलर एरिया है ना, A1 क्या है, छोटा एरिया है, तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर भी होगा, और दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए ये N2 यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल n2, तो हम ऐसा करते हैं स्मॉल n2 को भी कैपिटल N2 अपॉन L लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल N2 ओवर L। तो यहाँ से कैपिटल N2 ओवर L से लिखिए तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ओवर L I2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द पाई। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, ∅1। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यू हैव नाउ ∅1 हमें मिल चुका है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं बाय द डेफिनेशन जो ∅1 होना चाहिए, ∅ क्या होता है, ∅ इक्वल्स टू mi, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, डेफिनेशन से, सो बाय डेफिनेशन ∅1 इज इक्वल्स टू m क्या आएगा साथ में, क्यों पता है, I2 को ले रहे हैं, क्योंकि पहली कॉइल से लिंक जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे होगा कि दूसरी कॉइल में करंट कितना पास होगा। तो यहाँ पे हम ∅1 ले रहे हैं, यहाँ पे हम I2 ले रहे हैं, ये बात तो समझने के लिए ∅1 और I2 हम कैसे ले रहे हैं। और यहाँ पे m के साथ क्या आ जाएगा, M1, तब सब इसमें लिखेंगे M12, और M12 क्या शो कर रहा है यहाँ पे, M12 रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ठीक है, ये क्या शो करेगा, M12 shows coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction of solenoid S1 with respect to S1.
M12 सोलेनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 ऑप्टिकल। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, सेट इज इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन दिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो phi1 इक्वल्स टू M12 इनटू I2 आपने लिखा है और phi1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L भी आपने लिखा है, लेकिन दोनों है तो फ्लक्स ही, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मूले से जरूर लिखे आपने, लेकिन दोनों है तो फ्लक्स ही और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, वो शुड बी इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी है वी, जब दोनों को बराबर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा M12 into I2 is equals to how much, mu naught N1 N2 I2 by R1 square over L। यहाँ I2 से इस I2 को कैंसिल आउट कर दीजिए और जब ये I2 से I2 कट जाएगा तो यहाँ से हमको मिलेगा M12 is equals to mu naught N1 N2 by R1 square पाई R1 स्क्वायर ओवर L, ठीक है। म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर ओवर L। देखिए पाई R1 स्क्वायर लिखें या खाली ये लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, दिस इज द एरिया। और याद रखो यहाँ जो एरिया आने वाला है वो कॉमन एरिया आएगा, कॉमन एरिया टू बोथ द कॉइल, और दोनों जो सॉलिनॉइड्स हैं उनके लिए जो कॉमन एरिया हो सकता है वो स्मॉलर हो सकता है। जो स्मॉलर कॉइल बड़ी कॉइल का हिस्सा है ना, तो जो कॉमन एरिया होगा दोनों का कौन सा होगा, स्मॉलर वाला। तो पाई R1 जो स्क्वायर हम लिख रहे हैं इसकी जगह हम स्मॉलर एरिया कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A ओवर L, ठीक है। और यहाँ पे वेयर A इज द स्मॉलर एरिया कॉमन टू बोथ S1 and S2, दोनों जो सोलेनॉइड है S1 S2 उन दोनों के लिए कॉमन जो एरिया होगा वो क्या होगा, आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो जैसे हमने करंट पास किया I2 किसके अंदर, सोलेनॉइड S2 के अंदर, तो फ्लक्स चेंज हुआ दूसरे सोलेनॉइड S1 से। So when varying current I2 flows through the solenoid S2, then the varying flux linked with the solenoid S1, सबसे पहले हमने वो निकाला था, और वो फ्लक्स निकालने के बाद हमने डेफिनेशन इस्तेमाल की म्यूचुअल इंडक्शन की, जहाँ पे phi इक्वल्स टू mi होता है। उन दोनों को फ्लक्सेस को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमको M12 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L ये रिलेशन मिल जाता है, which is the final relation you have for the coefficient of mutual induction of two coaxial solenoids। लेकिन ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके लिए है, ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इन द सेम मैनर, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर द अदर केस, अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि करंट हमने पास किया होता किसमें, I1 करंट पास किया होता सोलेनॉइड S1 में, तब भी हमको ऐसे रिलेशन मिलता। तो सिमिलरली व्हेन करंट I1 flows to S1, ठीक है, then again we have जो दोबारा हमें मिलने जा रहा है वो क्या मिलेगा, सेम रिलेशन मिलेगा, M21 is equals to mu naught N1 N2 A over L। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ये लिख रहा हूँ मैं, यहाँ भी ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह क्या है, A is the common area, A is the common area to both the coils, और ये एरिया मैंने लिख दिया स्मॉलर एरिया यू टू कंसीडर बोथ द केसेस। बड़े वाले का एरिया कितना है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल स्मॉलर एरिया विच इज कॉमन टू बोथ द कॉइल्स। तो वो स्मॉलर एरिया पाई R1 स्क्वायर या खाली ये आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिलेशन आपको ये मिल जाता है M21 के लिए, और अगर हम इन दोनों रिलेशंस को जो भी क्वेश्चन नंबर दें आप उसको, इट इज थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिल जाएगा,
m कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल्स टू m12 इज इक्वल्स टू m21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 a by l। ठीक है, यू हैव दिस एज द फाइनल रिलेशन। ये रिलेशन हमको फाइनल रिलेशन मिल जाता है किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। अब देखो एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहें, कई बार आपको रिलेशन किसी और फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, वो क्या, ये n1 n2 को आप स्मॉल n और l के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, तो स्मॉल n क्या होता है? कैपिटल N ओवर l, ये होता है ना। तो जरा चेक कर देते हैं, तो यहां से और करके m शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 को क्या लिखूं मैं? स्मॉल n1 इंटू l, n2 को क्या लिखूं मैं? स्मॉल n2 इंटू l, और एरिया को, कॉमन एरिया को a रहने दीजिए, अपॉन नीचे क्या है? l, एक l से तो एक l कट ही जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट n1 n2 a l, दैट इज, आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। म्यू नॉट n1 n2 कैपिटल A इंटू स्मॉल a। ठीक है, और ये हो बात देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द इक्वेशन नंबर, आई थिंक यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वेट फॉर